हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। जितना भी आपका सिलेबस है मैं इसी एक वीडियो में आपका जो सारा सिलेबस जो है वो क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। और जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी वीडियो के अंदर से आएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लोकतांत्रिक समाज में सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब लोकतंत्र समाज में, किसी लोकतांत्रिक समाज में सार्वजनिक संस्थान जो होते हैं उसका अध्ययन करने का क्या इंपॉर्टेंस है। एंड सार्वजनिक संस्थाएं राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को कैसे आकार देती है। मतलब जो हमारी सामाजिक संस्थाएं होती है वो किसी राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को कैसे स्थापित करती है, कैसे आकार देती है। तो लोकतांत्रिक समाज में सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन भी करना बेहद महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक संस्थाएं किसी भी देश के शासन, कानून व्यवस्था और नागरिक कल्याण की रीढ़ होती है। जो क्योंकि सार्वजनिक संस्थाएं जो होती है ना, न्यायालय, पुलिस प्रशासन जो भी है, तो ये सब क्या करते हैं, किसी देश के शासन को, कानून व्यवस्था को और नागरिक कल्याण की रीढ़ होती है। क्योंकि अगर ये बीच में नहीं होंगे ना तो गवर्नमेंट से हम देखो डायरेक्ट तो कनेक्ट हो नहीं सकते, तो ये सब हमें गवर्नमेंट से कनेक्ट करवाने का एक जरिया है, एक थ्रू। तो यही बताता है, यह विषय राजनीति, विज्ञान और लोक प्रशासन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए ये जो है लोक प्रशासन को बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है। लोकतांत्रिक समाज में सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको देखते हैं। सार्वजनिक संस्थाएं जैसे कि संसद हो गया, न्यायपालिका हो गई, चुनाव आयोग हो गया और पुलिस प्रशासन हो गया, लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम करते हैं। इनका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि लोकतंत्र की स्थिरता, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, चुनाव के बाद देश कैसे चलेगा यह संस्थान तय करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कोई चुनाव जीत जाए तो वो हो गया, नहीं, इसका मतलब होता है कि ये कैसे चलेगा यह संस्थान तय करते हैं। यही इंस्टीट्यूशन जो है वो फैसला करते हैं कि इसे कैसे चलाना है। इन संस्थानों को समझने से हमें पता चलता है कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे रोका जाता है। इनसे क्या होता है ना कि जैसे कि कभी मान लीजिए कोई केंद्र सरकार जो है कोई गलत निर्णय ले लेती है, तो इससे क्या करते हैं, ये बीच में बहुत रोकथाम करते हैं। न्यायालय होते हैं, संसद होते हैं, तो ये सब पास करने नहीं देती उनकी कानूनों को, तो ये रोकथाम कर रही है। तो ये उनके पावर का दुरुपयोग करने से बचाती है। जो संस्थान होते हैं वो हमें बचाती है किसी गलत फैसले से, और ये अधिकारों की रक्षा करती है। जो हमारे रक्षा होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स की, हमें वोट देने का अधिकार है, या फिर हमारे पास ये हमारे साथ असमानता नहीं होगी, तो ये सब बचाने का भी कार्य यही करता है। इसके बाद देखते हैं जवाबदेही और पारदर्शिता। इसमें देखिए ये क्या होता है, एक होता है सीएजी कैग, देख पा रहे हैं ना, कैग, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। और सतर्कता आयोग जैसे संस्थान सरकार के खर्चों के कार्यों पर नजर रखते हैं। जैसे कि होता है आरबीआई हो गई, तो ये क्या करते हैं ना, ये आरबीआई वगैरह ये सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करते हैं। और ये सीएजी की बात करें तो सीएजी क्या करता है, ऑडिटिंग करती है सरकार की, कि सरकार कहाँ कितना खर्च कर रहा है और वो किस तरीके से खर्च कर रहा है। क्या उसने पूछा था कि न्यायालय में किस बिल को पेश किया था वो कार्य करने से पहले जिसपे वो अपना खर्च कर रही है। तो ये सारी नजर रखने का काम सीएजी वगैरह करते हैं। और सीवीसी सतर्कता बनाए रखते हैं कि कब क्या काम हो रहे हैं, ठीक है। नीति निर्माण, सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन संस्थान जैसे नीति आयोग या सिविल सर्विसेज स्थायी रहते हैं। देखिए सरकारें जो होती है वो बदलते रहती है। देखा होगा आपने, कांग्रेस थी 2014 में और अभी बीजेपी चल रही, तो सरकारें तो बदलते रहती है, लेकिन जो ये हमारे होते हैं ना पॉलिसी मेकर्स, तो ये बने रहते हैं। जैसे कोई आईएएस है, आईएएस तो परमानेंट है, लेकिन कोई गवर्नमेंट बनती है तो सिर्फ 5 साल के लिए निर्वाचित होती है। तो यही बताया गया कि नीति निर्माण में मदद करते हुए देश के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं। इनका अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि नीतियां कैसे बनती हैं और लागू होती हैं। ये हमें बताता है कि नीतियां कैसे बनती है और इसे कैसे लागू किया जाता है। जैसे विधायिका बनाती है कानून को और कार्यपालिका उस पर काम करती है, ठीक है। तो ये सब हमें बताता है। ये सब कुछ क्या है, ये सब संस्थान है। आगे आ जाते हैं। राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को आकार देती है। राज्य सार्वजनिक संस्थान असल में एक पुल की तरह काम करते हैं जो आम जनता को सरकार से जोड़ के, इनके बिना नागरिक के राज्य को सीधा संपर्क होना बहुत मुश्किल है। ये संबंध निम्नलिखित तरीकों से तय कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि ये जो सार्वजनिक संस्थान है वो असल में एक पुल की तरह काम करते हैं, ब्रिज की तरह काम करते हैं। क्योंकि देखिए मैंने पहले बताया कि जो होता है ना, हम सीधा गवर्नमेंट से एक आम जनता कनेक्ट नहीं हो सकते, तो बीच में जो संस्थान होते हैं वो उनसे कनेक्ट करवाते हैं। जैसे कि हम कोई भी बड़े, अगर हमारे साथ कोई बड़ी घटना घट जाती है तो हम जाते हैं कोर्ट वगैरह, तो ये सब जाते हैं, तो वो कोर्ट जो है आगे तक बात जाती है और वो सरकार तक पहुंचती है। तो इनडायरेक्टली आप वहां से कनेक्ट हो जाते हो इनके थ्रू, न्यायालय के थ्रू, संसद के थ्रू, ठीक है।
तो इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें हम पढ़ते हैं किस तरीके से हो सकते हैं। विश्वास का निर्माण। विश्वास का निर्माण होता है जब चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है या सुप्रीम कोर्ट किसी बड़े मामले में निष्पक्ष फैसला देता है तो जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ता है। जब चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाता है, एकदम क्लियरली चुनाव करवाता है, कोई भी उसमें गलतियां नहीं होती या कुछ भी फर्जी नहीं होता, और या सुप्रीम कोर्ट किसी बड़े मामले में निष्पक्ष फैसला देता है बिल्कुल डरे बिना डरे, तो इससे क्या होता है ना कि एक व्यक्ति, एक नागरिक का सरकार पर भरोसा बढ़ता है। अगर आपके साथ कोई न्याय मिलता है तो आपका अपने राज्य सरकार पर भरोसा बढ़ता है, राइट। तो अगर ये संस्थान कमजोर हो गए तो नागरिकों का सरकार से भरोसा उठ जाएगा और समाज में अराजकता फैल जाएगी, ठीक है। अगर ये संस्थान को कमजोर कर दिया जाए, इनके पावर ले ली जाए, इनके पास पावर ही नहीं बचेगी, तो क्या होगा? तब तो गवर्नमेंट जो है वो निरंकुश हो जाएगी उस टाइम पे, वो अपने मर्जी का जो मर्जी करेगी, और इससे क्या होगा? तानाशाही पैदा होगी। लोक कल्याण एवं सेवाएं। सरकारी स्कूल, अस्पताल और बैंक सीधे नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरी करते हैं। ये जो होते हैं सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल होते हैं, बैंक हो गए जैसे एसबीआई और आरबीआई, इन संस्थानों के जरिए ही राज्य अपनी जनता की देखभाल करता है। एक गरीब नागरिक के लिए राज्य का मतलब सरकारी अस्पताल या राशन की दुकान ही होती है। राज्य अपनी जनता की देखभाल करता है। एक गरीब नागरिक, अगर हमारे देश में जैसे कि आप देख सकते हैं, गरीब नागरिक क्या करता है, उनके लिए क्या होता है? राशन, अस्पताल, स्कूल, गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही तो वो रहती है कि प्रायोरिटी कि हमें ये सब पहले प्रोवाइड चाहिए, क्योंकि वो उनको सरकार को सरकार के रूप में नहीं देखता कि वो काम क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो विदेशी पॉलिसी क्या है। वो पहले अपना देखते हैं कि हमें ये नीड है, तो वो हमें वो नीड चाहिए, लाइक उसे अस्पताल की जरूरत है और उसके पास पैसे नहीं है, तो इसलिए वो पहले सरकारी अस्पताल पे फोकस करते हैं गरीब जनता। अगले पे आ जाते हैं। विवादों का निपटारा। जब नागरिक के बीच या नागरिक और सरकारों के बीच कोई विवाद होता है तो न्यायपालिका उसे सुलझाती है। यह सुनिश्चित करता है कि ताकतवर लोग कमजोर का हक नहीं छीन सकते, जिससे राज्य में शांति बनी रहती है। जब नागरिकों के बीच आपस में ही मतभेद हो जाते हैं या फिर गवर्नमेंट से किसी आम नागरिकों का मतभेद हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि न्यायालय को वो बात पहुंचती, कोर्ट तक वो बात पहुंचती है, और कोर्ट जो है उस पर निर्णय देता है जो कि बिल्कुल ही निष्पक्ष होता है। वो किसी के साथ खड़ा नहीं रहती कि कोई पावरफुल। इससे एक चीज और हमें पता चलती है कि जो पावर है, हम सिर्फ केवल उसके कमजोर लोगों का हक नहीं छीन सकते, वो पावरफुल लोग। तो इससे शांति बनी रहती है किसी भी राज्य में। नागरिक भागीदारी। संस्थान नागरिकों को शासन में भाग लेने का मौका देता है। आरटीआई जैसे संस्थानों नागरिकों को यह ताकत देते हैं कि वह सरकार से सवाल पूछ सके। यह नागरिकों को शासन में भाग लेने का अधिकार भी देता है। जैसे कि आप आरटीआई देख जानते हो कि आरटीआई 2005 में अधिनियम आया था, जिसमें आप अगर देख सकते हो तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी आप कोई मैसेज करते हो ना, इस पे अगर आपको अपने क्षेत्र की नॉलेज, अपने एरिया के बारे में जानने की, हमारे इधर ये काम नहीं हो रहा और क्यों नहीं हो रहा, और अगर आपके पास की क्या है, जितने भी क्वेश्चन पूछने, तो आप एक उस पर मेल कर सकते हो। उस मेल की फीस होती है 10 रुपीज, तो वो पे करके आप आरटीआई फिल करके इसमें भागीदारी ले सकते हैं। इससे नागरिक सिर्फ एक वोटर नहीं बनता बल्कि शासन का एक सक्रिय हिस्सा ही बन जाता है। अब जब आप इतना कुछ करोगे तो आपको भी लगेगा ना कि आप भी कुछ काम कर रहे हो इसमें। तो यही सब कुछ बताया गया है। संक्षेप में कहें तो सार्वजनिक संस्थान ही लोकतंत्र के असली पहरेदार है। निष्पक्ष देख लीजिए, निष्कर्ष जो भी है, तो संस्थान ही लोकतंत्र का असली पहरेदार है। अगर संस्थान नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसे होगा? यहाँ तो तानाशाही हो जाएगी ना, क्योंकि लोकतंत्र को बनाए कौन रख रहे हैं? सरकार। अगर सरकार से भी किसी के झगड़े हो जाते हैं आम जनता के, तो वो कौन निपटारा करता है? संस्थान ही करते हैं। लेकिन अगर संस्थान नहीं होंगे तो सरकार तो पावरफुल हो जाएगी। तो ये पावरफुल को भी न्याय को रखता है साथ में, समझ रहे हो? इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक संस्थानों के प्रभावी कार्य प्रणालियों की चर्चा कीजिए। भारत के जो सार्वजनिक संस्थान है उसके प्रभावी अट्रैक्टिव कार्य प्रणाली में चुनौतियों की चर्चा करने कह रहे हैं। तो भारत में सार्वजनिक संस्थान जैसे न्यायपालिका, नौकरशाही, चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन हमारे लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ हैं। हालांकि बदलते समय के साथ इन संस्थानों के सामने अपनी प्रभावशीलता, निष्पक्षता और कार्यकुशलता को बनाए रखने में कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है। यह भारत को एक मजबूत पारदर्शी लोकतंत्र बने रहना है, तो इन चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना बेहद आवश्यक है। जैसे कि मैंने बताया कि संस्थान जो है वो गवर्नमेंट को भी अपने आगे नहीं आने देती। तो अब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे इनके सामने चुनौती आ रही है। क्या हो रही है कि कई बार इसमें राजनीतिक पक्ष आ जाता है। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, वो संस्थान पे कह देती है कि वो पैसा, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, ये सबसे क्या हो रहा है कि गरीब जनता तो उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 100% सक्सेस नहीं दिखाई दे रही आज के टाइम में, क्योंकि आम जनता को अब भी जो है उनको पूरी तरीके से अधिकार और असमानता दिखाई दे रही है। मुख्य चुनौतियों की बात करी जाए तो राजनीतिक हस्तक्षेप।
भारतीय सार्वजनिक संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनका राजनीतिकीकरण है। अक्सर देखा जाता है कि सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी या प्रशासनिक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। जब सत्ता संस्थान स्वायत्त होकर काम नहीं कर पाते तो उनकी विश्वसनीयता जनता की नज़रों में कम होने लगती है। अब देखिए इसमें क्या है, जब कि आप देखना होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए क्या करती है, उसके घर में ईडी, सीबीआई जैसी जांच करवाती है, जिससे उनकी जो है कमज़ोर हो जाए, वो सामने वाली पार्टी जो है कमज़ोर हो जाए अपने आप। इनका ये टारगेट रहता है। जैसे आपने दिल्ली में भी देखा होगा इस चीज़ को, दिल्ली में केजरीवाल के इधर ईडी और सीबीआई जैसे छापे पड़े, तो ये भी अपने आप में जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी दिखी है हमें इसके अंदर संस्था में, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, आज भी विभागों में आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार बहुत काफ़ी हद तक फैला हुआ है, पारदर्शिता हमें दिखाई नहीं देती। क्या होता है कि एक मान लो आप विभाग में जा रहे हो किसी, और आपके कोई काम करवाना हो आधार कार्ड वगैरह का, लेकिन उसमें नेपोटिज्म देखने को मिलता है। वो भाई भतीजे मतलब अपने रिश्तेदारों को, अगर कोई जान पहचान का आता है उसका रिलेटिव, तो उसका काम पहले कर देता है, आपका वो नहीं हो पाता। तो इससे क्या हो रहा है, मामूली जनता को तो वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रही। लेकिन इसमें देखा जाए तो आरटीआई के आने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें सही भी हुई है। आरटीआई और ई गवर्नेंस जैसे जो ऑनलाइन चीज़ें हैं ना, ये सब इस पर नज़र रखने का काम करती है। इस पर लोग अपनी जनता से क्वेश्चन पूछते हैं और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है इनको। बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की कमी। भारतीय संस्थानों पर काम का बोझ उनकी क्षमता से कई ज़्यादा अधिक है। जैसे कि आप न्यायपालिका में देख सकते हो, करोड़ों मामले आज भी लंबित देखने को मिलेंगे। क्यों लंबित हैं? क्योंकि वहाँ पे जजों की भारी कमी देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा आपको। तो ये क्या कर रहे हैं, ये केस को सॉल्व करने के बजाय बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पुलिस और प्रशासनिक सेवाएं की बात की जाए तो जनसंख्या के अनुपात में पुलिसकर्मियों और सिविल सर्वेंट की कमी बहुत ज़्यादा है, जिससे कार्य प्रणाली की गति धीमी हो जाती है। अब अगर आप जानते ही होंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो पुलिस बहुत ज़्यादा कम है। पुलिस की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है, तो ये कमी दिखाई देती है हमें संस्था में। और अगर हम इस चौथा पॉइंट देखें तो जवाबदेही का अभाव। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में अक्सर जवाबदेही की कमी देखी जाती है। सरकारी कर्मचारी जो होते हैं ना गवर्नमेंट के, और अधिकारी, ये सब जो है जवाबदेही कम नहीं देते हैं कई बार। जैसे निजी प्राइवेट सेक्टर की तरह यहाँ काम के मूल्यांकन की कोई सख्त प्रणाली नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कभी जाओगे तो देखोगे, जैसे कि आप प्राइवेट बैंक्स देख लो, प्राइवेट बैंक्स में जाओगे तो आपको जो वहाँ पे है ना, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। आपके जो वर्क है, जो भी आपका काम है, वो तुरंत हो जाएगा। लेकिन वहीं आप गवर्नमेंट में जाओगे, जैसे एसबीआई जैसे बैंक्स में जाओगे, तो इन सब में क्या होता है कि जो उनके अधिकारी हैं वो आपको इतना ध्यान नहीं देते हैं, और जो आप जब कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो शायद उनका रिप्लाई भी आपको सही तरीके से नहीं दिया जाता है। तो यही बताते हैं कि जवाबदेही का अभाव, जवाबदेही की कमी देखी गई है यहाँ पे। पुराना कानून और औपनिवेशिक मानसिकता। हमारे कई प्रशासनिक और पुलिस नियम आज भी अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों पर आधारित हैं। यह ढांचा जनता की सेवाओं करने के बजाय उन पर नियंत्रण रखने का उद्देश्य से बनाया गया था। जैसे कि अगर आप आज भी देखोगे ना, पुलिस का जो रवैया है वो बहुत बदलता हुआ दिखाई देगा। जैसे पहले के टाइम में क्या था औपनिवेशिक समय में, कि अंग्रेजों ने ना पुलिस को ऐसा बना दिया था कि वो सिर्फ जनता पर कंट्रोल रखेगी, वो जनता की बात को सुनेगी नहीं, सिर्फ वो जनता पर कंट्रोल रखेगी। तो यही बताया गया कि ये ढांचा जनता की सेवा करने के बजाय उन पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसमें जनता आवाज़ न उठा पाए, उस पर खाली नियंत्रण रख पाए पुलिस। और वही आज भी लगभग हमारे देश में जो देखा जाता है। आज के आधुनिक मॉडर्न टाइम में भी भारत इस मानसिकता को बदलने की सख्त ज़रूरत है, ताकि संस्थान अधिक नागरिक अनुकूल बन सके। और आज भी ये चीज़ देखते होंगे कि पुलिस जो है कई बार क्या करती है, मारपीट कर देती है बिना मतलब में। तो ये सब क्या है, यही तो है कि पुलिस को ज़्यादा नियंत्रण के रखने का काम कर रही है आपको। ठीक है, ये सब क्या है, इसमें पुलिस आप पर नियंत्रण रखने का काम कर रही है, आपकी इस प्रॉब्लम की सॉल्व करने के बजाय। निष्कर्ष यही है, भारतीय सार्वजनिक संस्थान पूरी तरह से विफल नहीं हुए हैं। उन्होंने कई देशों के संकटों से निकाला भी है, लेकिन लोकतंत्र को बचाए भी रखा है। लेकिन यदि हम 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करना है तो इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, निष्कर्ष जो है ना आपको खुद बनाना होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में आएंगे, आप लिख सकते हो, लेकिन निष्कर्ष याद करने के बजाय अगर आप खुद से बना के लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आयोग को परिभाषित कीजिए।
भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण में नीति आयोग की भूमिका पर चर्चा करें तथा योजना आयोग और नीति आयोग के कार्यों के बीच अंतरों को भी समझाइए। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है आयोग क्या होता है, इसको परिभाषित करें। और भारत में सार्वजनिक नीति आयोग और नीति आयोग, ठीक है, नीति निर्माण और नीति आयोग को भूमिका पर चर्चा करने को कह रहा है। और इसमें एक और चीज़ पूछ रहा है हमसे, तीसरी चीज़ जो पूछी है वो है योजना आयोग और नीति आयोग के बीच कार्यों में अंतर बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयोग का देखते हैं। आयोग का तात्पर्य सरकार द्वारा गठित एक ऐसे आधिकारिक वैधानिक निकाय से होता है जो किसी विशेष कार्य, जांच, नीति निर्माण, प्रशासनिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता आधार पर चुना जाता है। यह निकाय सरकार को स्वतंत्र निष्पक्ष सलाह देने का काम करते हैं। यह आयोग होता क्या है? यह आयोग ये होता है कि एक आधिकारिक बॉडी होती है जिसमें हम किसी विशेष कार्य, जांच, नीति, प्रशासनिक और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता के आधार पर चुनते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में सहकारी संघवाद की भावना को साकार करना था। ठीक है, कि इसमें ये पॉइंट जरूर याद रखना ये वाला कि 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई और इसका जो उद्देश्य था सहकारी संघवाद को बनाए रखना था। चलिए सहकारी संघवाद के बारे में पढ़ते हैं। आप जिसको समझ नहीं आया वो एक बार यहाँ देख लेना। सहकारी संघवाद की भावना, योजना आयोग के समय नीतियां केंद्र से बनकर राज्यों पर थोप दी जाती थी। केंद्र सरकार जो क्या करती थी वो नीतियां बनाती थी और राज्यों के ऊपर थोप दी जाती थी। इसके विपरीत नीति आयोग ने भी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसकी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब है कि देश की विकास की नीतियां तय करने में राज्यों की समान भागीदारी होती है। लेकिन जब नीति आयोग बना ना तो इससे क्या हुआ, सहकारी संघवाद का उदय हुआ। इसमें अब राज्यों को भी उतना ही सहयोग करने का हक है जितना पहले केंद्र को था। सिर्फ ये नहीं कि केंद्र ने बनाया और राज्यों को मानना पड़ेगा, अब राज्य भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इसे ही सहकारी संघवाद कहा जाता है, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। जो भी फैसले होंगे ये दोनों मिलकर ही करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आता है बॉटम अप अप्रोच। नीति आयोग की विकास की योजनाएं ग्राम स्तर पर तैयार करने और उन्हें धीरे धीरे सरकार के उच्च स्तर ले जाने की वकालत करता है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। नीति आयोग क्या करता है ना, विकास की जो भी योजना है वो ग्राम स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे जो भी उनका लाभ होता है वो मामूली जनता तक भी पहुंचे और जो भी उनका निर्णय होता है वो आम जनता तक पहुंच पाए। ये होता है बॉटम अप अप्रोच। योजना आयोग और नीति आयोग के प्रमुख कार्य और अंतर। ठीक है, सबसे पहले देखिए मूल दृष्टिकोण। मूल दृष्टिकोण देखें तो योजना आयोग के अंदर नीतियां केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती हैं और राज्य सरकारों को उन्हें मानना पड़ता है। यही होता है ना टॉप डाउन में, कि योजना आयोग केंद्र सरकार बना रही है और राज्य सरकार को उसमें मान रही है और वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते उसके अंदर। लेकिन नीति आयोग में क्या हुआ, बॉटम अप हुआ। बॉटम अप में ये हो गया कि राज्यों की सलाह और स्थानीय जरूरतों के आधार पर ही नीतियाँ तैयार की जाती है। अब राज्यों की सलाह भी लेनी पड़ेगी उनको, उन पर सीधा सीधा नहीं थोप सकते वो। उसके बाद अगर हम बात करें तो वित्तीय शक्तियाँ इसके पास राज्यों और मंत्रालयों को सरकारी धन आवंटित करने की शक्ति थी। इसके पास क्या था, राज्यों और मंत्रालयों को सरकारी धन आवंटित करने की शक्ति थी योजना आयोग में। लेकिन अब नीति आयोग में क्या हुआ, इसके पास धन आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं है। यह शक्ति अब वित्त मंत्रालय, फाइनेंशियल मिनिस्टर के पास चली गई है। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अभी करंट वित्त मंत्रालय में कौन है, वित्त मंत्री कौन है हमारे देश के। ठीक है, संस्थागत रूप देख लेते हैं। योजना आयोग यह सरकार के पारंपरिक विभाग की तरह काम करता है, जहां राज्यों की भूमिका लिमिटेड होती है। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आधुनिक थिंक टैंक का वो है उदय, जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, और राज्यों की भूमिका की बात करें तो राज्यों की भूमिका केवल राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों तक ही सीमित थी। लेकिन अगर नीति आयोग में ये क्या हुआ, राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की शासी परिषद के प्रत्यक्ष सदस्य हैं। अब राज्य के मुख्यमंत्री भी नीति आयोग की शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल के प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में देखा जाता है। नीति का प्रकार देख लीजिए। यह मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में केंद्रित थी। यह दीर्घकालिक रणनीतिक रोड मैप 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तैयार करता है। पहले क्या होता है ना, योजना जो है, योजना आयोग
वो 5 वर्षीय योजनाएं बनाते थे, केवल पंचवर्षीय। लेकिन नीति आयोग ने क्या करा, उसने 15 वर्षीय योजना तक भी तैयार करने की कोशिश करी। तो तैयार जो होगा 15 वर्षीय योजना भी होगी। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। संक्षेप में कहें तो योजना आयोग का ढांचा उस दौर के लिए सही था जब देश को एक मजबूत केंद्रीय नियंत्रण की जरूरत थी, लेकिन आधुनिक और विविधता से भरे भारत में नीति आयोग अधिक प्रासंगिक है। वित्तीय शक्तियों को हटाकर नीति आयोग को खुद विश्व के रूप में एक बौद्धिक संस्थान बनाया गया है, थिंक टैंक बनाया गया है, जो राज्य को लेकर चलने और देश में प्रतिस्पर्धात्मक व सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का काम पूरी तरीके से करता है, पूरी निष्ठा के साथ करता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कह देता हूँ, जो भी हमारे चैनल पे नए आए तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना मेरे से। चौथा क्वेश्चन, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इसमें क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पावर करने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये पढ़ते हैं आप। भारत का चुनाव आयोग, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ECI, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र का प्रहरी है। ठीक है, ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है, पहरा देता है कि कोई भी यहाँ पे जो है वो चीटिंग ना कर पाए चुनाव के दौरान, और लोकतंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद आपको ध्यान से रखना है, इसमें अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित यह एक स्वायत्त और सार्वजनिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य जो है ना, देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। 324 आर्टिकल 324 के तहत जो है देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की यह प्रक्रिया करता है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मुख्य भूमिका बताइए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन करता है, यह स्वतंत्र चुनाव करवाता है और निष्पक्ष करवाता है, जिसमें कोई भी आपस में जो चीटिंग ना कर पाए। जो आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू करता है, जैसे कि आदर्श चुनाव, जैसे कि आपने किसी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा ना, तो उसमें एक बार चुनाव आयोग को दिखाया गया है कि जो एक नेता होता है ना, वो नेता सबको मोबाइल बांटता है या फिर ऐसे ही असेट और भी चीज़ें बांटते हैं आज के टाइम में भी, और जनता से वोट लेता है उसके बदले। तो ये क्या है, ये आचार संहिता के दौरान जो है ये एक बहुत ही बेकार चीज़ है। तो उसी के लिए कहा गया है कि आचार संहिता के दौरान कोई भी ऐसे काम करता है तो चुनाव आयोग उस पर रोकथाम करती है। ठीक है, तकनीकी का समावेश और आधुनिकीकरण, आज के समय में चुनाव में सुधार भी बहुत सारे किए गए हैं, जैसे EVM का आना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन VVPAT के आने से बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्याएं खत्म हो गई। आयोग ने C-Vigil जैसे मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है, जिसके जरिए कोई भी आम नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन का शिकार सीधे आयोग से कर सकता है, जिस पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने क्या करा है, C-Vigil नाम से ऐप लॉन्च करा है, जिसके तहत अगर आपको पता चलता है ना कहीं भी कि कोई नेता कुछ गलत कर रहा है, या कोई नेता जो भी है वो कोई भी मतलब कुछ बांट रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है, तो आप तुरंत ही आयोग से बात कर सकते हैं। वो 100 मिनट के अंदर अंदर इस पर कार्रवाई करेंगे। मतदाता जागरूकता और समावेशिता, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब देश के अंदर हर वो नागरिक वोट डाले। चुनाव आयोग ने SVEP कार्यक्रम के जरिए युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण आबादी वाले लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया है। मतदाता को जागरूक करना होता है इसका काम, कि जब अगर मतदाता वोट ही नहीं डालेंगे तो इससे जो है इलेक्शन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जागरूक करता है कि आप सभी वोट डालें, बूढ़े बुजुर्ग हो या जो भी 18 से ऊपर हैं वो सभी कृपया कर वोट डालें। ठीक है, इसके अलावा यह बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से वोट जैसी सुविधाएं देकर लोकतंत्र को हर नागरिक तक पहुंचाता है। ये क्या होता है कि बुजुर्गों और जो असमर्थ है आने में, उन सब के लिए घर से ही वोटिंग करवाता है। चुनौतियों की बात करें तो इसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन दिखता है। जहां चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय है, तो वहीं इसके सामने कुछ गंभीर चुनौतियां भी देखी गई हैं। चुनावों में काले धन और धन बल का इस्तेमाल आज भी एक बड़ी समस्या देखा जाता है। इसके विपरीत मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अक्सर राजनीति में बहस चलते रहती। कभी कभी आयोग की पूर्ण स्वतंत्रता पर सवाल उठ जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कई बार ब्लैक मनी को लेकर
समस्या उठ जाती है। जैसे चुनावों में काले धन और धनबल का इस्तेमाल आज भी गहरी समस्या देखने को मिलता होगा आपको। और लोग कहते भी हैं कि आयोग जो है वो पूर्ण तरह से स्वतंत्रता नहीं है, वो किसी भी प्रक्रिया को लेकर अक्सर राजनीतिक बहस हो जाती है, जिससे कभी चुनौतियां और सीमाओं की बात कर लेते हैं। यहाँ चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय है, वहीं इसके सामने गंभीर चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। चुनावों में काले धन और धनबल का इस्तेमाल आज भी एक बड़ी समस्या देखने को मिलता है। धनबल, पैसों के दम पर काम करना, और काला चुनावों में काले धन का गलत यूज़ करना। इसके अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अक्सर राजनीति में बहस चलते ही रहती है, जिससे कभी कभी आयोग की पूर्ण स्वतंत्रता पर सवाल उठ जाते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष की बात करी जाए ना, तो कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि जो भारत का चुनाव आयोग है वो दुनिया भर के लोकतंत्र के लिए एक मिसाल है, क्योंकि इतनी चुनौतियों के बावजूद भी हमने साबित कर दिया कि सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा और होता रहा है। तो चुनाव आयोग ने न केवल भारतीय नागरिकों को उनके वोट की ताकत का एहसास कराया, बल्कि वैश्विक मंच पर भारतीय लोकतंत्र की साख को भी ऊंचा बनाए रखा है। उन्होंने केवल वोट के लिए उनको जागरूक नहीं किया, बल्कि वैश्विक विश्व के मंच पर भारतीय लोकतंत्र की साख को भी ऊंचा बनाए रखा है। पांचवा देख लेते हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और कानून के शासन की सुनिश्चितता में पुलिस की संस्थागत भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ पुलिस के कार्यों के बारे में बताना है, पुलिस के सामने क्या चुनौती आती है और पुलिस किस प्रकार काम करती है, ये सब बताना है। तो ये सब तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित करने में पुलिस सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण संस्थागत माध्यम है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में पुलिस का मुख्य कार्य केवल अपराध को रोकना नहीं होता, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। इसमें क्या होता है, पुलिस का काम ये नहीं होता कि सिर्फ अपराध को रोकना है। इसमें नागरिकों के जो अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसको रक्षा बचाना होता है, सिक्योर करना होता है। एक ऐसा सुरक्षित माहौल प्रदान करना होता है जहाँ संविधान सर्वोपरि रहे। एक ऐसा माहौल बनाना होता है जिससे संविधान जो है वो ऊपर ही बना रहे। पुलिस की संस्थागत भूमिका, कानून का शासन सुनिश्चित करना। कानून, जो भी कानून आ रहा है तो उसको सुनिश्चित कौन करता है? पुलिस तो करती है, क्योंकि जो भी, अगर हम भी मान लीजिए बीच में एनआरसी देखा गया था, जब एनआरसी आया था और बीच में सारे आंदोलन चल रहे थे, कुछ जगह दंगे फसाद भी हो रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे? पुलिस ही का तो रोल था, वो हर जगह पुलिस तैनात हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो संस्थागत में पुलिस का बहुत ही अहम रोल देखा गया है। आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम रखती है। आंतरिक सुरक्षा करती है हमारे देश में, मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो या फिर सरकारी काम हो, तो उसमें क्या हो रहा है, पुलिस आंतरिक सुरक्षा बनाने का काम करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ शांति व्यवस्था बनाए रखती है, शांति फैली रहे, कोई भी हिंसा कहीं ना हो। संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करती है। भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जीने का अधिकार देता है। जब पुलिस अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करती है तो वह परोक्ष रूप से आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा कर रही होती है। मतलब अगर आपको कोई भी आपके सामने मान लीजिए कोई असमानता कर रहा है, किसी भी चीज़ को लेके आपकी बेइज्जती कर जा रहा है कोई भी अननोन पर्सन, तो आप केस कर रहे हो, और वो केस जब वो सामने वाले जेल में चल रहा है, तो आपको क्या हो रहा है? इससे आपको यही तो लग रहा है कि वो आपके अधिकारों की रक्षा कर रहा है। इसने यही तो साबित किया कि आपको किसी ने कुछ कहा तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, तो इससे आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है वो। लेकिन पुलिस व्यवस्था के सामने संस्थागत चुनौतियां भी देखी गई है। जहां पुलिस की भूमिका देश को जोड़ने में अतुलनीय रही है, वहीं इसकी कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठते रहे हैं। राजनीतिक नियंत्रण और प्रभाव की बात करें तो पुलिस व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती इसका राजनीतिकीकरण है। 1861 के औपनिवेशिक पुलिस अधिनियम, पुलिस एक्ट के तहत पुलिस आज भी शासक दल या राजनेताओं के नियंत्रण में काम करने को मजबूत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, विधायकों के अंडर काम करती है पुलिस, नेताओं के अंडर काम करती है पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करती, वो दबाव में रहती है पॉलिटिकल पार्टी की, जबकि संस्थागत यह नहीं कहता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन, हिरासत में हिंसा और आम जनता के साथ दुर्व्यवहार के देख सकते हो। जैसे पुलिस कभी भी किसी पर हाथ छोड़ देती है, तो ये क्या है? यही तो है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है कि आप ऐसे बिना मतलब में किसी पर भी हाथ चढ़ा दो या मारो। ये सब मारपीट हमारे में नहीं है, लेकिन आज की पुलिस अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें करते दिखाई दे रही हैं।
संसाधनों की कमी, जनसंख्या के बढ़ते अनुपात में पुलिस की भारी कमी है। मैंने अभी आपको बताया कि अभी हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और उसके हिसाब से अगर आप पुलिसों को देखो तो बहुत ही ज़्यादा कम है। निष्कर्ष आप देख लेना। पुलिस लोकतांत्रिक राज्य का वह चेहरा है जिसमें नागरिक सबसे पहले रूबरू होते हैं। यदि हमें कानून के शासन को पूरी तरीके से स्थापित करना है तो प्रकाश सिंह मामले 2006 ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पुलिस सुधारों को निर्देशों को लागू करना होगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकारों आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसमें हमें आलोचना क्रिटिसाइज करने हैं कि नागरिकों के अधिकार की रक्षा के संबंध में मानवाधिकार आयोग क्या कर रहे हैं, कैसे इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन, भारत में नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था है। जो NHRC है ना, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक बुनियादी अधिकारों की गरिमा की रक्षा करने का एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसके तहत एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। NHRC के सकारात्मक भूमिका पर कार्य देख सकते हैं। संज्ञान और जांच, आयोग के पास यह विशेष शक्ति है कि वह किसी भी पीड़ित शिकायतों के बिना केवल मीडिया रिपोर्ट या अविश्वसनीय जानकारी कर भी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में जांच शुरू कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपको कोई प्रूफ चाहिए शो करने के लिए, एविडेंस मांगे या फिर कोई भी कुछ भी मतलब ज़रूरत हो कि दिखाने के लिए, ये सब नहीं होता इसमें। अगर आप बोल लो आपके साथ असमानता हुई तो वहाँ पर जाँच शुरू कर दी जाएगी। हिरासत में हिंसा पर रोक, जेल या पुलिस के हिरासत में टॉर्चर और मौतों के खिलाफ यह बेहद कड़ा रुख अपनाया है। जैसे कि आप देखते हो ना, जेल में कई बार क्या होता है, लोगों को मार दिया जाता है जो वो आपस में सेटिंग करके रखते हैं, तो इन सब के लिए भी वो आवाज़ उठाने का काम करती है NHRC। पीड़ितों के लिए मुआवजा दिलाती है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में दोषी सरकार अधिकारियों के खिलाफ आयोग पीड़ितों को मुआवजा दिलवाना। आयोग मानवाधिकारों उल्लंघन के मामलों में, मानव के अधिकार का उल्लंघन के मामलों में दोषी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पीड़ितों को उनके परिवार को वित्तीय सहायता पहुंचाने का काम करती है और इससे सिफारिश लागू करती है किसको, सरकार को। संस्थागत कमियां और सीमाएं देख लेते हैं। इसमें आलोचना करने की बात करते हैं। जहां एक तरफ NHRC की भूमिका सराहनीय है, तारीफ करने योग्य है, वहीं इसकी शक्तियां और कार्यप्रणाली का कुछ ऐसी सीमाएं भी हैं जिसके कारण पूर्व चीफ जस्टिस HL दत्तू ने इसे दंतविहीन बाघ कहा है। मतलब दंतविहीन बाघ क्या होता है, टाइगर टीथलेस। इसमें क्या होता है कि वो जंगल का राजा तो है, वो बाघ तो है, लेकिन उसके पास दांत नहीं है, तो उसकी जो है भूमिका है वो काफ़ी कमज़ोर भी देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, केवल सलाहकारी प्रकृति देखने को मिलती है। वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, लेकिन उसके पास शक्तियाँ नहीं होती। वो जो भी डिसीजन लेती है वो पहले केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सिफारिश करती है, लेकिन वो डायरेक्ट सज़ा नहीं दे पाती खुद से। वैसे स्वतंत्र जांच एजेंसी का अभाव देखने को मिलता है। आयोग को पूरी तरीके से अपनी स्वतंत्र जांच तंत्र नहीं है। इसे अक्सर उन्हीं सरकारी या पुलिस अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है जिनके विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई होती है। जिन पुलिस को शिकायत दर्ज करते हैं वही पुलिस इनके साथ काम करती है, इनको अलग से कोई पुलिस नहीं दी जाती है। सशक्त बलों और मामलों में सीमित शक्तियाँ रहती है। सेना या अर्धसैनिक बलों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में आयोग सीधे जांच नहीं कर सकता है, केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। इसमें क्या है ना कि अगर कोई सेना या अर्धसैनिक बलों द्वारा किए गए मानवाधिकारों का उल्लंघन, मानवाधिकार को ना मानने का अगर उल्लंघन होता है तो क्या होता है, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही हस्तक्षेप कर सकती है, इनका कोई भी रोल प्ले नहीं है। समय की सीमा, अधिनियम के अनुसार NHRC किसी भी घटना की जांच नहीं कर सकता जो कि शिकायत दर्ज होने से 1 वर्ष पुरानी हो। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर 1 साल से पुराना केस है तो इसमें ये NHRC कुछ भी नहीं कर सकती, इनका कोई भी रोल नहीं है फिर यहाँ पे। निष्कर्ष देख लेना आप। मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका की परीक्षण कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसकी मौद्रिक स्थिरता होती है।
जिसका मतलब है बाजार में मुद्रा की कीमत को स्थिर रखना, जो बाजार में मनी है, करेंसी, उसको स्थिर रखना है, ना बढ़ने देना ना घटने देना है। आरबीआई का ये काम यह है। महंगाई पर नियंत्रण पाना है। जो महंगाई अगर आपको देखने को मिल रही है तो आरबीआई का ये काम है कि इस पर नियंत्रण जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। भारतीय रुपयों की एक क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर को बनाए रखना है। जो भी भारत बाहर से सामान खरीदते हैं उसकी जो शक्ति है करेंसी की, उसे बचाए रखना है। मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने में आरबीआई की भूमिका। मौद्रिक स्थिरता, इसके नाम से समझ में आ रहा है मुद्रा को स्थिर रखना। मौद्रिक, मुद्रा का स्थिर रखना, स्थिरता। मौद्रिक इस नीति का संचालन वर्ष 2016, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि एक मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था 2016 में। यह समिति बाजार में नकदी को नियंत्रण करने के लिए, जो कैश टू कैश काम कर रहे हैं, उस पर रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात CRR और वैधानिक तरल अनुपात SLR जैसे उपकरणों का उपयोग करती है। यूज़ करने के बाद जब बाजार में महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। मुद्रास्फीति, महंगाई पर नियंत्रण। आरबीआई को सरकार द्वारा एक स्पष्ट लक्ष्य दिया जाता है जिसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। इसके तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित महंगाई दर को 4% के दायरे में रखना होता है। विदेशी मुद्रा भंडार और विनिमय दर का प्रबंधन। आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है। आरबीआई क्या कर रहा है? विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं ना, फॉरेन की एक्सचेंज करते हैं हम करेंसी, उसको बनाए रखने का काम करता है। जब वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत तेज़ी से गिरने लगता है तो आरबीआई अपने भंडार से डॉलर बेचकर खरीद कर रुपये की कीमत को बहुत ज़्यादा टूटने से बचा लेता है। जैसे आज आप भी देख रहे हो ना, डॉलर का रेट घट रहा है तो इसे कंट्रोल करने का काम, डॉलर का रेट बढ़ रहा है सॉरी, तो इसे कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? इसको कंट्रोल करने का काम जो है आरबीआई ही कर रहा है कि उनको कैसे कंट्रोल मैनेज करना है। वित्तीय स्थिरता। आरबीआई देश के सभी नागरिक और निजी बैंकों के लिए कड़े नियम बनाता है। आरबीआई क्या करता है? देश के जितने भी सरकारी और निजी बैंक हैं सबके लिए कड़े कड़े नियम बनाता है। बैंकों को डूबते कर्ज यानी NPA पर लगाम कसने के लिए बैंकों को समय समय पर जांच करता है कि वित्तीय संकट के समय बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। चुनौतियाँ और सीमाएं। यदि महंगाई, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, खराब मानसून या युद्ध जैसी वैश्विक परिस्थितियों के कारण बढ़ रही हो तो आरबीआई की ब्याज दरें बढ़ाने की नीतियां वहां पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो पाती। इसके अलावा ब्याज दरें बदलने का असर बाजार तक पहुंचने में भी समय लगता है, क्योंकि जब वो कुछ भी चेंजेस करे हो तो डायरेक्ट बाजार में मार्केट में नहीं आ पाएगी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये चुनौती देखने को मिलती है। सरकारी व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत के CAG की भूमिका की व्याख्या करें। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, जैसे हमने पहले बताया था ना, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम आगे। तो यही है हमारा जो CAG, को एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं CAG के ऊपर। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। CAG की संस्था भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्रों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत कैग को एक स्वतंत्र और संवैधानिक पद का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि कैग भारत के संविधान के तहत संभवतः इससे महत्वपूर्ण अधिकारी है। अम्बेडकर जी ने कहा था कि कैग भारत के संविधान के तहत संभवतः सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि यह देश के वित्तीय प्रशासन पर लोकतांत्रिक नियंत्रण बनाए रखने का मुख्य जरिया है। कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंस कर रही है उस पर नज़र बनाने का काम करता है कैग हमारा, कि वो कौन सा पैसा कोई घपला तो नहीं कर रही सरकार। तो ये सब कौन नज़र करता है? ये, और ये BR अम्बेडकर बताते हैं, बहुत ही हमारा मेन रोल प्ले करता है यहाँ पे। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का काम करता है। इसमें कैग की भूमिका क्या है? सरकारी खजाने का संरक्षण होता है। जो भी हमारे टोटल इंडिया में, जैसे मान लीजिए जो भी हमारा जो भी फंड है ना टोटल, तो उनको यही सब कैग जो है हैंडल करते हैं। और इसमें देखा जाता है कि सरकार ने जो भी खर्च किया है वो संसद में स्वीकृति के बाद किया है या अपनी मर्जी से करा है, ये सब चेक करते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑडिटिंग,
लेखा परीक्षक के इस माध्यम से पारदर्शिता। कैग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू के सभी खातों का ऑडिटिंग करती है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऑडिट करता है। पहला होता है वित्तीय ऑडिट, यह देखना कि वित्तीय विवरण सही और सटीक है या नहीं, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ठीक है या नहीं है। अनुपालन ऑडिट, कॉम्प्लायंस ऑडिट, यह जांचना कि सरकार की खर्च करते समय सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं। जो भी खर्च हुआ है उसमें नियमों और कानूनों का पालन हुआ है कि नहीं, या गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से कर लिया, ये सब चेक करा जाता है इसमें। औचित्य ऑडिट, प्रॉपर्टी ऑडिट, इसके अंतर्गत केग यह देखता है कि क्या सरकार ने जनता को पैसा बुद्धिमानी, किफ़ायत और कुशलता से खर्च किया है कि फिजूल खर्ची में उड़ाया है। ये देखता है कि जो भी गवर्नमेंट ने खर्च किया है वो बुद्धि से करा है या फिर किफ़ायती अपने ऐशो आराम के लिए कर दिया है, ये चेक करने का काम करता है। संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही। कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल की कीमत सौंपता है, जिसे संसद के सामने रखा जाता है। संसद में इस रिपोर्ट में बारीकी से जांच करने के लिए लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना कि केग अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति, केंद्र के मामले में राज्यपाल में सौंपता है, जो संसद में रखा जाता है, और इस रिपोर्ट की बारीकी से जांच लेकर इसे मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। घोटालों का पर्दाफाश करता है। भारत के इतिहास में कई बड़े घोटालों जैसे 2G स्पेक्ट्रम आवंटन, कोयला ब्लॉक आवंटन और कॉमनवेल्थ गैस घोटाला उजागर करने में कैग रिपोर्ट की मुख्य विशेषता देखी जाती है। इसमें फाइनेंशियल का बहुत बड़ा रोल होता है। चुनौतियां क्या है इनके सामने, कैग के सामने? कैग का ऑडिटिंग पोस्टमार्टम ऑडिट होता है। यहाँ मतलब कि इसमें देखो कि पैसा खर्च हो चुका होता है, यह नुकसान होने से पहले नहीं रोक सकते। जो भी पैसा खर्च कर दिया होता है तब हम उसे तभी तो देख पाते हैं जब खर्च हुआ पैसा हो। अगर हमें पहले पता चल जाए तो हम उसे ठीक करने का प्रयास करें, लेकिन जब पैसा ही नहीं बचेगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डाल सकते हैं, उस पर कुछ सज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा पैसा है वो चला जाएगा। निष्कर्ष देख लीजिए। सीएजी सरकारी खर्चों में भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता की दीवार को मजबूत करने वाला सबसे प्रभावी संवैधानिक हथियार है। ये भ्रष्टाचार ही सरकार को रोकने का काम करती है। बिना किसी राजनीतिक दबाव में काम करते हुए केग यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र में जनता के पैसे का हिसाब पूरी ईमानदारी से जनता के प्रतिनिधियों, संसद को दिया जाए। ये देखता है कि जो भी हिसाब किताब कर रही है ना गवर्नमेंट, तो उससे पहले संसद में दिखाया जाए, उसके बाद ही खर्च हो। ये निष्कर्ष होती हो खत्म। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिसाइज करना है हमें। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत में सब सरकारी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने, भारत में सरकार में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको नियंत्रण रखना और प्रशासनिक ईमानदारी सुनिश्चित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में संथानम समितियों की सिफारिशों पर की गई थी और वर्ष 2003 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे वैधानिक दर्जा, स्टेटरी स्टेटस दिया गया था। सीवीसी की सकारात्मक भूमिका और कार्य। सीवीसी की बात कर लेते हैं हम। इसकी सकारात्मक पॉजिटिव काम क्या है? भ्रष्टाचार के मामलों में निगरानी रखता है। सीवीसी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, पीएसबी, पब्लिक सर्विसेज बैंक्स एंड सार्वजनिक उपक्रमों पीएसएसयूज में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच करता है और अपनी देखरेख में काम करवाता है। इसमें भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया है और जो भी मामले होते हैं भ्रष्टाचार से भी जुड़े या कोई भी, तो उसमें निगरानी का काम भी जो है वो सीवीसी ही करते हैं। सीबीआई पर प्रशासनिक नियंत्रण। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले अपराधियों की जांच को संबंध में सीवीसी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का कामकाज की निगरानी करने का शक्ति प्राप्त है। यह सुनिश्चित करता है कि सीबीआई के काम में कोई भी अनुचित राजनीतिक दखल न हो। इसमें क्या है ना, एक सीबीआई का प्रशासनिक नियंत्रण भी है। यदि कोई भी अपराध किया जाता है किसी नेता वगैरह के जरिए या कोई भी जांच के संबंध में काम होते हैं तो उसमें सीबीआई का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। वह रेड करने का काम करते हैं। विशल ब्लोअर की सुरक्षा। सीबीसी को विशल ब्लोअर के सुरक्षण के तहत शिकायतें प्राप्त करने और शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। विशल ब्लोअर क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, आपने किसी को कोई खबर बताया हो, आपने बोला कि भाई इसको मत बताना,
इसको मत बताना कि ये बात मैंने बताई है, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ, ठीक है, कि कॉल किसने करी ये मत बताना, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ आग लगाई है। तो वही चीज़ करता है विशल ब्लोअर, क्या करता है, उस आदमी को बचाने का काम करता है, उस इंसान को बचाने का काम करता है जिसने खबर दी हो। संस्थागत कमियों और सीमाएं। यद्यपि किसी भी सी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक शीर्ष संस्था है किसी, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अक्सर निम्नलिखित कारणों से सीमित हो जाती है। केवल सलाहकारी निकाय है, ये बस सलाह देता है कि कैसे काम करना है, लेकिन इसके पास मुकदमा चलाने का कोई अंतिम शक्ति नहीं रखता है। यह शक्ति संबंध विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के पास ही होते हैं। ये जो काम होते हैं किसके पास होते हैं, वो विभाग के पास ही होते हैं। ये बस नज़र रखने का काम करता है। स्वयं के जांच तंत्र का अभाव। सीबीसी के पास देशव्यापी स्तर पर जांच करने के लिए अपना खुद का कोई बड़ा ढांचा या पुलिस बल नहीं है। अपने अधिकांश जांचों के लिए वह पूरी तरह से सीबीआई पर निर्भर होना पड़ता है या फिर विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के प्रमुख सतर्कता अधिकारियों पर। सीमित अधिकारी क्षेत्र। सीबीसी का अधिकार के क्षेत्र केवल केंद्र सरकार के अधिकारी और विशेषकर ग्रुप ए और गजेट ऑफिसर्स के केंद्र के पीएसयू और बैंकों की तरह सीमित है। यह राज्यों के प्रशासनिक मामलों, न्यायपालिका और रक्षा बलों के खिलाफ सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की रोक कर सकता है। सीमित आधारित क्षेत्र है, ठीक है। निष्कर्ष आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। भ्रष्टाचार की रोकथाम और प्रशासन की शुचिता को बनाए रखने में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई शॉर्ट फॉर्म में, भारत की प्रमुख सर्वोच्च जांच एजेंसी है। भ्रष्टाचार की रोकथाम, लोक जीवन में सत्यनिष्ठा को बनाए रखने और आर्थिक अपराधियों की जांच करने जैसे एजेंसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हालांकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को अपनी जिम्मेदारी निभाने में कई ढांचागत, कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना। सीबीआई के सामने चैलेंजेस भी खड़े होते दिखाए। ऐसी बात नहीं है कि इनके पास पावर बहुत है, सब कुछ संभाल लेती है। देखिए, जानते हैं उस चुनौतियों को। राजनीतिक नियंत्रण और अस्वायत्तता का अभाव। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसका प्रशासनिक नियंत्रण है। यह एजेंसी केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करती है। वर्ष 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपने मालिक की आवाज़ में बोलने वाला पिंजरे में तोता कहा था। सीबीआई के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो है उसका प्रशासनिक नियंत्रण। एक बार क्या हुआ था, 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन एक घोटाला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को खुलेआम कहा था कि सीबीआई जो है वो एक तोता है जो अपने मालिक की आवाज़ बोलती है अदालत में। अक्सर विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग करती हैं। अक्सर क्या कहा जाता है ना कि जो सीबीआई है वो अपने सामने वाले पार्टी को दबाने के लिए इसका यूज़ करती है। जैसे आप दिल्ली में देख सकते हो एक एग्जाम्पल, ठीक है। कानूनी और वैधानिक सीमाएं। सीबीआई के आसपास अपना खुद का कोई विशेष कानून नहीं है। यह आज भी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 डीएसपी एक्ट के तहत काम करती है। इनके पास अपना खुद का विशेष कानून नहीं होता है, इनके पास काफ़ी सीमाएं होती है। पुलिस और कानून व्यवस्था संविधान के तहत राज्य सूची का एक विषय है, इसलिए किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार जांच करने के लिए सीबीआई को उस राज्य सरकार से सामान्य सहमति लेनी पड़ती है। कि अगर किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार की जांच करनी है ना सीबीआई को, तो उस राज्य सरकार से सामान्य सहमति, उनसे कंसेंट करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाल के वर्षों में कई राज्यों ने यह सहमति वापसी ले ली है, जिससे वहाँ जांच करने में सीबीआई के हाथ बंद हो जाते हैं। कई लोगों ने तो, कई सरकारों ने तो कह दिया कि हमारे इधर सीबीआई नहीं आनी चाहिए, तो इससे सीबीआई और ज़्यादा बनते दिखाई दिए हैं। स्वतंत्र जांच कर्मचारियों, स्टाफ की कमी, ठीक है। सीबीआई के पास अपना खुद का कोई परमानेंट कैडर बहुत बड़ा नहीं है। एजेंसी बहुत अधिकांश महत्वपूर्ण पदों, विशेषकर आईपीएस अधिकारियों के लिए और राज्य पुलिस बलों के केंद्रीय
स्वाधीन अर्धसैनिक बलों के डेपुटेशन पर निर्भर रहता है। मतलब ये दूसरों पर निर्भर रहता है, इनको खुद अलग से अधिकारी नियुक्त नहीं करेगा इनके लिए। पुलिस IPS इन सब पर निर्भर रहता है कि कुछ भी काम करने के लिए। बार बार अधिकारियों के बदलने पर, पदों के खाली रहने पर कारण महत्वपूर्ण मामलों की जांच बहुत धीमी हो जाती है। कई बार क्या होता है, अधिकारी बदलते रहते हैं, IPS का कभी वहाँ ट्रांसफ़र हो गया या पदों खाली रहते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि उनको और दिक्कत होती है। अब जो उनका पद पे था वो भी चला गया और जो था पहले से वो ट्रांसफ़र हो गया, तो दोनों का भी देखने को मिली। अब न नया आया और न पुराना बचा। तकनीकी कमी भी देखने को मिली आज के टाइम में, जब जो फर्जी कंपनियां फ्रॉड करती हैं, ऑनलाइन स्कैम करती हैं, तो इन सब के लिए हमें जो है ना फोरेंसिक लैब, डेटा विश्लेषणों और साइबर विशेषज्ञों, एक्सपर्ट्स की कमी होती है। साइबर एक्सपर्ट जो होते हैं उन सबकी कमी देखने को मिलती है। सजा दिलाने का कम दर, यद्यपि CBI जो मामलों की जांच होती है ना वो बहुत जोर से शुरू कर देती है, लेकिन अदालतों में जाकर आरोपियों को सजा दिलाने में उम्मीद जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण जांच में होने वाली अत्यधिक देरी, जो लेट होता रहता है। जो कोर्ट में देखो ना वो लेट होता रहता है, नेक्स्ट कर करके। उससे क्या होता है, जो आरोपी की सजा होती है वो अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि वो केस जो होता है पुराना हो गया होता है उस टाइम पे, उस पर फोकस नहीं करती उतना ज़्यादा। ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है आपको। इससे आप यहाँ से देख के जो है देखना चाहें तो देख, ये निष्कर्ष है आपका कि CBI ने कई देशों के बड़े घोटालों का पर्दाफाश करके अपनी उपयोगिता को साबित किया है, लेकिन इसके एक अत्यधिक प्रभावी और निष्पक्ष संस्थाएं बनाए रखने के लिए इसमें व्यापक सुधारों की आवश्यकता अब भी है। इसे पूरी तरीके से स्वायत्त बनाया जाना चाहिए। इसका अपना एक अलग वैज्ञानिक कानून होता है और इससे वित्तीय रूप से स्वतंत्र करना चाहिए। इसे फाइनेंशियल रूप से ना बहुत ज़्यादा मतलब स्वतंत्र कर देना चाहिए, ताकि बिना बाहरी या राजनीतिक दबाव के प्रशासन की शुचिता को बनाए रख सके। ठीक है, फिर आ जाते हैं अब हमारे शॉर्ट नोट्स है। ये शॉर्ट नोट्स आ गए हमारे, जिसमें सबसे पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। ये हमने अभी पढ़ा था। इसमें देखिए जो सारी चीज़ें ना आपको देखने को मिलेगी चुनाव के बारे में होगी, इलेक्शन कमेटी के बारे में होगी, कैसे काम करता है, क्या हो रहा है। ये देखिए बार बार आपके सामने जैसे दिख भी रहा है कि CBI हस्तक्षेप करते हैं राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज में, तो इन सब में ये भी वही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया लोकतांत्रिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो CEC होते हैं ना चुनाव आयुक्त, इनकी जो नियुक्ति है वो लोकतांत्रिक निष्पक्षता को बनाए रखते हैं, लोकतंत्र को निष्पक्ष रूप से बनाए रखने का काम करते हैं। संविधान और नया कानून, संविधान के अनुच्छेद 324(2) में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा के शर्तों और कार्य अवधि अधिनियम 2023 के तहत, जब उस टाइम राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला था कि अब इस प्रक्रिया को एक निश्चित कानून रूप दे दिया गया है। ठीक है। चयन समिति, इसको चुनते कौन है। नए कानून के अनुसार आयुक्तों के जो चयन है, चुनने की प्रक्रिया है, उसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री चुनते हैं, लोकतंत्र के विपक्ष के नेता चुनते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय में कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ना कैबिनेट के, वो भी इनको चुनने का काम करते हैं। प्रक्रिया जो होती है, सबसे पहले कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी नामक 5 पैनल तैयार किए जाते हैं, 5 नामों का पैनल तैयार करते हैं, जिसके बाद चयन समिति अंतिम नाम तय करती है और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाते। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक हो सकता है। ठीक है, अगला आ जाते हैं NHRC। ये बहुत आसान है हमारा टॉपिक, जो हमने पहले पढ़ा था 1983 में क्या हुआ। तो इस कानून का वास्तविक नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, नेशनल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और इस कानून के तहत देश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत ढांचे की स्थापना की गई थी। मानव के अधिकार को बचाने के लिए महत्वपूर्ण ढांचों की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था नागरिकों के जीवन में स्वतंत्रता, समानता और सम्मान जुड़े अधिकारों जो संविधान या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा गारंटीड हैं, जो गारंटी है कि हाँ ये आपको मिलने ही मिले, तो उनकी रक्षा करने का काम करते हैं और सुरक्षा प्रदान करना का काम करते हैं। ये आपकी जो मानव फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो आपके मानव को अधिकार दिए होते हैं, स्वतंत्रता, समानता और जितने भी अधिकार हैं, तो इन सबको बचाने का काम करते हैं, अगर आप मोटा मोटा समझे तो। संस्थागत ढांचा देख लेते हैं। इस अधिनियम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और राज्यों के स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन साफ रास्तों पर हुआ है। ठीक है,
जैसे कि देख सकते हैं इसमें नेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल और दूसरा जो है हमारा स्टेट ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल, दो तरीके के देखे गए हैं। शक्तियां और संशोधन। यह अधिनियम आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में विश्वविद्यालय या सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां देता है। वर्ष 2019 में इस संशोधन कर अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता व कार्यकाल 5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे ताकि वे संस्था के अधिक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक बन सके। चुनाव सुधार की बात कर लेते हैं। भारत जैसे विशाल देश में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शी, स्वच्छ और आधुनिक बनाए रखने के लिए समय समय पर किए जाने वाले कानूनी और तकनीकी बदलाव को ही चुनाव सुधार कहा जाता है। चुनाव में सुधार करना, जो भी कमियां हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना, बहुत सारी कमियां देखी गई थी चुनाव के दौरान कि वो चुनाव ठीक भी नहीं कर पा रहे थे, कई चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो उन सबको जो क्या करना, उसमें सुधार कैसे किए जा सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं। अब तक हुए प्रमुख सुधार। मतपत्रों की जगह ईवीएम। पहले क्या होता था, एक वो होता था पर्ची, उस पर लिख के करा जाता था मत, लेकिन अब क्या हो रहा है, ईवीएम का यूज़ हो रहा है। और पारदर्शिता के लिए वीवीपीएटी मशीनों को अनिवार्य कर दिया गया है। वीवीपीएटी वही होता है जो आप पहले के टाइम में क्या होता है ना, अब के टाइम में क्या होता है ना, जब आप किसी को वोट डालते हो तो आपने ध्यान दिया होगा पर्चा निकलता है, वो होता है वीवीपीएटी। 61वें संविधान संशोधन द्वारा वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष और दल बदल विरोधी कानून को सख्त बनाना। पहले क्या था, 21 वर्ष के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, लेकिन अब तो आपको पता ही होगा, सभी को पता है कि 18 से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। और साथ ही साथ इन्होंने जो काम किया था वो दल बदल विरोधी कानून को सख्त बनाने का किया था, कि दल बदलते रहते हैं ना आपस में बार बार, इनको सख्त किया जाए। इनके खिलाफ उम्मीदवारों के लिए अपनी संपत्ति और आपराधिक रिपोर्ट और शैक्षणिक योग्यता का हलफनामा एफिडेविट घोषित करना अनिवार्य है। या जो भी होते हैं ना, जितने भी आपके ज़मीन का कागजात हो, ज़मीन का जो मालिक आप कर रहे हो ना खुद को, या आपराधिक रिकॉर्ड हो, इन सब के लिए एक एफिडेविट बनवा दीजिए, जो इससे आपका एक प्रूफ बना रहेगा। भावी आवश्यकताएं। वर्तमान में चुनावों में बढ़ते काले धन पर रोक लगाने, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को नियंत्रित करने के लिए और बड़े कड़े चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। एक देश एक चुनाव, नाम से समझ में आ रहा है, एक देश है तो एक चुनाव होगा। एक देश एक चुनाव का तात्पर्य पूरे भारत में लोकसभा, संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एक ही समय पर या एक ही चरणों में कराने की अवधारणा से आज़ादी के बाद 1952 से 1967 तक भारत में इसी व्यवस्था के तहत चुनाव होते थे। उस टाइम यही होता था कि एक ही बार में जो है आपके विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा सारे चुनाव हो जाते थे, जिससे बार बार डिस्टर्बेंस ना हो और सब अपने विकास कार्य इजली कर पाएँ। पक्ष में तक देखिए, हर साल अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों पर लगने वाले अरबों रुपए के सरकारी और प्रशासनिक खर्च की बचत होगी। बार बार आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से सरकारी विकास कार्य पर नीतियां नहीं रुकेंगी। इसके यही है ना, अगर आप एक ही बार में चुनाव करा दोगे तो बार बार जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी विकास कार्य हैं, तो वो सब नहीं रुकेंगे। विपक्ष में तर देखिए, एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं। जैसे राष्ट्र का कोई मुद्दा होगा तो वो एक स्थानीय मुद्दा अनदेखी हो सकती है, स्थान के मुद्दे जो है अनदेखी हो सकते हैं, सब उसी में लगे रहेंगे सारे लोग, तो ऐसे किस पर क्या फोकस किया जाएगा, सब तो चुनाव में लगे रहेंगे, तो इससे दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ हमारी जो वीडियो खत्म होती है। इसके नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में फ्री में अवेलेबल देखने को मिलेंगे, और जो भी आपको समझ ना आया हो तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, आप कमेंट में मुझे लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हो सकता है डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हुई हो, समझाने में मुझे शायद कोई इशू हुआ होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग क्लासेस है, थोड़ा बहुत मेरे को भी इशू हो रहा है, ठीक है। बाकी थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।